दोस्तों जल्दी से अपने चैनल और गुरु जी को सब्सक्राइब कर लें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि अपना इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सब होंगे एकदम बढ़िया। तो बच्चों, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग करने वाले हैं माई ग्रैंड मदर्स हाउस रिटन बाय कमला दास। तो ये बहुत अच्छी पोएम है, हम लोग इसको पढ़ेंगे। और मैं जहाँ तक मानता हूँ आप लोगों को ये पोएम बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि एक डिफरेंट तरह की पोएम है, अच्छी है। तो बच्चों शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है? तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस, इट वॉज रिटन बाय कमला दास। तो कमला दास कौन थी? कमला दास मॉडर्न इंडियन पोइट, बहुत ही फेमस मॉडर्न इंडियन पोइट। एक बोल सकते हैं कि एक ऐसी पोइटेस जिन्होंने लिटरेचर में या पोइट्री में एक नई, एक तरीके से ब्रेथ लाई। नई ब्रेथ मतलब कह सकते हो कि एक नई चीज स्टार्ट करी। वो पुराने ट्रेडिशन, पुराने तौर तरीके, पुरानी स्टाइल को नहीं अपनाती थी। उनका अपना लिखने का तरीका था, वो अपने तरीके से लिखती थी, अपने हिसाब से डिक्शन यूज करती थी। डिक्शन मतलब शब्दावली वगैरह, ठीक है? उस तरह की पोइटिस थी। जन्म तो 1934 में हुआ, डेथ हो गई 2009 में। अब 1934 में जन्मी ये कमला के नाम से। कमला के बाद में 15 साल की उम्र में इनकी हो गई शादी, तो ये बन गई कमला दास। कमला दास बन गई। अब शादी हुई तो मालाबार केरला की वहां की थी ये, और वहां से शिफ्ट होकर कलकत्ता चली गई शादी के बाद में अपने पति के साथ में। इन्होंने लिखना शुरू किया, फिर पोइट्री लिखना स्टार्ट किया। तो पोइट्री लिखना स्टार्ट किया माधवी कट्टी नाम से। माधवी कट्टी नाम से इन्होंने पेन नेम अपना रखा और इस नाम से ये लिखना शुरू की। तो ये बहुत ही फेमस रही हैं एक तरह से मलयालम लिटरेचर में। मलयालम में देखा जाए, मलयालम लिटरेचर में तो शॉर्ट स्टोरीज प्लस साथ में एक ऑटोबायोग्राफी इनकी, वो भी बहुत पॉपुलर है। और इंग्लिश में इनकी पोइट्री और ऑटोबायोग्राफी, तो दो चीजें ऐसे थोड़ा डिफरेंशिएट करके देख सकते हो आप। इनको एक तरीके से जाना जाता है, सबसे ज्यादा किस चीज के लिए जाना जाता है, वो है विमेन राइटिंग के लिए, यानी औरतों के इश्यूज के ऊपर बहुत जबरदस्त लिखा करती थी। इसी वजह से इनको बोल सकते हैं, इनको कन्फेशनल पोइटेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्फेशनल पोइट्स। कन्फेशनल कौन होते हैं? कन्फेशनल वो होते हैं जो कन्फेशन करते हैं, चीजों को स्वीकार करते हैं, उजागर करते हुए, एक तरह से एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, मतलब ऐसी चीज जो आप बोल सकते हो आप छुपाना चाहते हो किसी से, परंतु कन्फेशन में क्या होता है, आप वो उजागर कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ मुझसे ये गलती हुई, या फिर मेरी ये लाइफ थी, मैंने ये किया, मुझसे ये हुआ। कन्फेशन है। तो ये कन्फेशनल पोइट्स थी। अब देखिए इन्होंने फिर क्या हुआ, ये इनकी लाइफ में आगे कहानी बढ़ी, सब कुछ लिखा, सब हुआ। 2009 में, सॉरी 1999 में 2009 में डेथ हो गई। 1999 में क्या हुआ, इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और ये बन गई कमला सुरैया। क्या बन गई? कमला सुरैया। ये नाम अपना लिया इन्होंने फिर, ठीक है? यहाँ तक इनकी बेसिक लाइफ के बारे में आपको मोटी मोटी जानकारी मिल जाती है कि इनको कई सारे लिटरेचर में अवार्ड्स मिले, जैसे कि इनको एशियन पोइट्री अवार्ड भी है। पोइट्री अवार्ड इनको कई बार मिला, लगभग 2 बार मिला इनफैक्ट देखा जाए, है ना? इनको केरला का साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है। एक गजब चीज ये रही कि 1984 में ये नोबेल प्राइज इन लिटरेचर के लिए भी नॉमिनेट हुई, परंतु मिल नहीं पाया, वो अलग बात है। परंतु नॉमिनेट होना भी कोई कम बात नहीं होती। आप वर्ल्ड स्टेज पे जाने जाते हो कि आपको लिटरेचर के लिए नॉमिनेशन मिला है। इस तरह की पोइट्री थी कि मैंने बताया कन्फेशनल थी, महिलाओं के इश्यूज पे लिखती थी, पॉलिटिक्स पे भी लिखा करती थी। और विमेन सेक्सुअलिटी को तो इन्होंने बहुत ही लिबरलाइज्ड वे में ट्रीट किया उसको। तो कई लोग इनको बोलते हैं ये आइकनोक्लास्ट हैं। आइकनोक्लास्ट का मतलब ऐसे लोग जो स्टैब्लिश्ड बिलीफ्स, यानी ऐसी धारणाएं, समाज में जो धारणाएं ऑलरेडी व्याप्त हैं, स्टैब्लिश्ड हैं, उन धारणाओं के अगेंस्ट में जाके उनको रिजेक्ट मारते हैं और बोलते हैं ऐसा नहीं है। तो ये इनको आइकनोक्लास्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये वुमेन सेक्सुअलिटी को क्या बोलते हैं, वुमेन सेक्सुअलिटी को लोग एक तरीके से ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे एक टैबू है, उसके बारे में बात नहीं करते। और वुमेन सेक्स को हमेशा से वीकर सेक्स माना जाता है। और बहुत सी चीजें हैं जो वुमेन सेक्सुअलिटी के साथ में जुड़ी हुई हैं, ये इन सबको नकारती थी। और एक तरीके से तो बोल सकते हैं ये आइकनोक्लास्ट भी थी। इन सब के बाद में हम आते हैं मेन पोएम पर। अब ये जो पोएम है ना, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। यानी कि इसमें जो जो कमला दास बता रही है ना, एक तरीके से बोल सकते हैं उनकी रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। शादी हो गई बहुत जल्दी, 15 साल की उम्र में, जैसे मैंने बताया। तो ये अपनी दादी माँ का घर छोड़ के कहाँ चली गई? ये चली गई पति के घर में। तो अब आते हैं मेन टेक्स्ट पर कि देखिए, देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। तो बात कर रहे हैं कि देयर इज ए हाउस, की एक घर है, एक ऐसा घर है। नाउ फार अवे, अब वो बहुत दूर है। क्यों दूर है? क्योंकि वो घर मालाबार में है और अब ये कहाँ रह रही है? कैलकाटा में।
ठीक है, कि देयर इज हाउस, एक घर है, परंतु वो नाउ फार अवे, वो दूर है, वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, वो ऐसी जगह है, वो घर जहां पे मुझे क्या मिला, प्यार मिला। यानी जिस घर में मुझे प्यार मिला वो घर अब मुझसे बहुत दूर है। दैट वुमन डाइड, अब सीधा सीधा डायरेक्ट स्टेटमेंट, दैट वुमन डाइड, और इस स्टेटमेंट से जस्ट पहले है डॉट 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 डॉट। आई रिसीव लव के बाद में क्या है, डॉट डॉट डॉट। इस टेक्निक को बोलते हैं, इस लिटरेरी डिवाइस को बोलते हैं एलिप्सिस। क्या बोलते हैं, एलिप्सिस। एक्चुअली एलिप्सिस में होता क्या है कि स्टेटमेंट आई रिसीव्ड लव पूरा स्टेटमेंट नहीं है, स्टेटमेंट बीच में रुक गया। जैसे बहुत बार नहीं होता है क्या, उदाहरण के तौर पे मैं बोलता हूँ, मतलब फॉर एग्जांपल मैं वहां जा रहा था, है ना, किसी काम से, आई वॉज गोइंग देयर टू मीट समवन, है ना, मैं किसी से मिलने वहां जा रहा था, तो मैं इतना लिख दूं, आई वॉज गोइंग, आई वॉज गोइंग देयर, रुक गया, डैश 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 डैश, टू मीट समवन में खा गया और मैं इतने में रुक गया, आई वॉज गोइंग देयर, कहते कहते रुक गया कि नहीं नहीं ये बात अभी नहीं कहूंगा, जो भी कारण है स्टेटमेंट अधूरा रख दिया और वहीं पर साइलेंस हो गया। तो एक तरह से इस मतलब लिटरेरी डिवाइस को बोलेंगे एलिप्सिस की, वाक्य पूरा नहीं हुआ, डैश 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 हो गया, आगे वाक्य पूरा होना चाहिए था पर एक भाव, एक सिर्फ आइडिया दे दिया उन्होंने कि वो कहना क्या चाहते हैं। आई रिसीव्ड लव, कि एक ऐसा घर जहां मुझे प्यार मिला करता था, आगे वो हो सकता है बोलना चाहती हो कि अब नहीं मिलता, या फिर वहां प्यार बहुत ज्यादा मिलता था, मतलब कुछ एडजेक्टिव्स लगा के कुछ भी, आगे वो क्या बताना चाह रही है पता नहीं, परंतु उन्होंने वहां पर डैश डैश कर दिया, रोक दिया, तो इस डिवाइस को क्या बोलेंगे, एलिप्सिस। ठीक है, दैट वुमन डाइड, और वो औरत अब मर चुकी है। किस औरत की बात हो रही है, जो यहाँ औरत है वो है उनकी ग्रैंड मदर, जिसकी टाइटल में नाम है मतलब ग्रैंड मदर्स हाउस, तो ग्रैंड मदर की हाउस की बात कर रहे हैं। तो जो औरत कौन मरी है वो एक ग्रैंड मदर है, कि एक घर था जो मुझसे बहुत दूर है, जहां मुझे बहुत प्यार मिला करता था, जहां पर एक औरत रहा करती थी जो कि अब मर चुकी है। दैट वुमन डाइड, द हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस, और जो घर था ना वो किस में डूब गया, साइलेंस में डूब गया। किस में डूब गया, साइलेंस में, यानी सन्नाटा पसर गया उस औरत के गुजरने के बाद में, यानी मेरी दादी माँ के गुजरने के बाद में उस घर में क्या हो गया, सन्नाटा पसर गया। स्नेक्स मूव्ड अमंग बुक्स, और किताबों में क्या रेंगने लगे, सांप रेंगने लगे। अब किताबों में सांप थोड़ी रेंगेंगे, एक्चुअल में ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर जो स्नेक्स वर्ड है ना, ये एक मेटाफर है। मेटाफर किसके लिए है, मेटाफर है यूजलेसनेस के लिए, यूजलेसनेस के लिए, या बोल सकते हैं अकेलेपन के लिए भी। स्नेक्स मूव्ड अमंग बुक्स, यानी बुक्स अब अकेली पड़ी हैं, अकेलापन छा गया किताबों में, कि किताबें व्यर्थ हैं, उनको कोई नहीं पढ़ रहा है। तो ये क्या है, एक मेटाफर है, क्या है, मेटाफर है। ठीक है, आई वॉज देन टू यंग, अब वो बता रहे हैं कि ये किताबें उस वक्त भी थी जब मैं उस घर में रहा करती थी, ये किताबें तब भी थी, बट आई वॉज देन टू यंग, परंतु मैं उस वक्त क्या थी, बहुत छोटी थी, टू रीड, पढ़ने के हिसाब से बहुत छोटी थी, यानी मैं पढ़ लिख नहीं सकती थी या फिर इन किताबों को समझ नहीं सकती थी उस वक्त। तो ठीक है, उन किताबों की बात कर रहे हैं कि वो किताबें अब कैसी पड़ी हुई हैं, बेकार पड़ी हुई हैं, उनका कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है मतलब। ठीक है, एंड माई ब्लड टर्न कूल लाइक द मून, और वो बता रहे हैं कि जैसे ही मुझे पता चला कि वो वुमन मर गई है, कौन सी वुमन, उनकी दादी माँ जब मर गई है, तो उसका ब्लड कैसा हो गया, टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून, कि मेरा खून ठंडा पड़ गया जैसे कि चंद्रमा। देखो, चंद्रमा और ठंडक, यहाँ पे ये जो ठंडा है ना, इस ठंडे की दो मीनिंग हो सकती है, यहाँ पे दो अर्थ निकल सकते हैं। एक तो ठंडा चिल, और एक ठंडा होता है कि जब आपको परवाह नहीं है अब लाइफ में क्या हो, मतलब आप बेपरवाह हैं किस चीज के प्रति। तो बोले माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून। अब मून, चंद्रमा, चंद्रमा की जो रोशनी होती है वो कैसी होती है, शीतल होती है, ठंडी होती है। सन की रोशनी कैसी होती है, सन की रोशनी होती है गर्म। तो मून, मून को कोल्डनेस का प्रतीक माना जाता है, यानी कि ठंडक, शीतलता के लिए। परंतु ये जो कोल्डनेस है ना, इसको हम एक दो चीजों के साथ में और जोड़ेंगे, और वो है, तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि जो बेसिक में निकल रहा है वो तो चंद्रमा की रोशनी से तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठंडेपन की बात हो रही है कि मेरा खून जस्ट ठंडा पड़ गया हो चंद्रमा की रोशनी की तरह या चंद्रमा की तरह। तो यहाँ पर क्या यूज हुई है, सिंबली, कोल्ड लाइक मून, किसकी तरह ठंडी हो गई है, चंद्रमा की तरह ठंडा हो गया है, कोल्ड लाइक मून, कोल्ड लाइक मून, यानी ये क्या है, लाइक मून, मून के जैसे। तो ये क्या है, सिंबली हो गई, यहाँ पर क्या हो गई, सिंबली। ठीक है, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग, अब पोइटिस बोल रही हैं कि कितनी बार मैंने ऐसे सोचा, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, कि मैंने कितनी बार वहां सोचा कि मैं वहां चली जाऊं, उस घर में मैं जाऊं, देखूं वहां। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, मैंने कितनी बार सोचा, क्योंकि अब रहती बहुत दूर है, आस पड़ोस में होता चली जाती, कोलकाता मालाबार बहुत दूर है।
तो कितनी बार मैंने सोचा कि मैं वहां जाऊं, मैं वहां जाने के बारे में सोचा, टू पियर थ्रू ब्लाइंड आईज ऑफ विंडोज, वहां जाके क्या करूं, झांकू, देखूं, थ्रू ब्लाइंड आईज ऑफ विंडोज, खिड़कियों की अंधी आंखों में से देखूं। अब खिड़कियों की ब्लाइंड आईज कैसे हो सकती है ना, ब्लाइंड आईज खिड़कियों की नहीं हो सकती। ये क्या बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि जो खिड़कियां हैं या तो उन पे धूल छा गई है, ठीक है, इसलिए अब उनके आर पार देखा नहीं जा पा रहा, या फिर खिड़कियां हैं वो कलर फुल भी हो सकती हैं, कलर्ड होती है ना, जो अंदर से तो बाहर नजर आता है, बाहर से अंदर नजर नहीं आता, उस तरह की हो सकती हैं। पर जो भी चीज है, खिड़कियों के आर पार देखना संभव नहीं हो पा रहा है, मतलब ब्लाइंड आईज, वो खिड़कियां अब कैसी हो गई हैं, जैसी भी हो गई हैं, उनके आर पार देखना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए बोल रहे हैं कि मैं कितनी बार सोचती हूँ, मैंने कितनी बार सोचा है कि मैं वहां जाऊं और देखूं उन ब्लाइंड विंडोज में से, यानी उन अंधी खिड़कियों में से झांकू जिनके आर पार देखा नहीं जा सकता, और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, और या फिर सुनूं, किसको सुनूं, हवा को सुनूं। कौन सी हवा, फ्रोजन एयर, जम चुकी हवा। वैसे देखा जाए तो एयर जो होती है ना, वो वही होती है जो बहती नहीं है, विंड वो होती है जो बहती है। तो एयर तो वैसे ही जमी हुई होती है, एक जगह रहती है स्थिर। तो जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, तो देखो मैं किसको सुनूं, जो जम चुकी हवा। अब देखो जो घर बंद है, जिसकी खिड़की दरवाजे सारे बंद हैं, यानी उसमें फ्रेश एयर तो अंदर आएगी नहीं, ताजी हवा नहीं अंदर नहीं आएगी। तो ताजी हवा अंदर नहीं आएगी, तो जो हवा ऑलरेडी अंदर व्याप्त है वो कैसी मानी जाएगी, वैसी मानी जाएगी कि ये तो सालों से यहीं पर जमी पड़ी है, यानी स्थिर है। तो उसके लिए बोल रहा है कि उस हवा को सुनूं जो कि वहां स्थिर पड़ी हुई है। अब जो बहेगी नहीं तो सुनाई कैसे देगी, साइलेंस छाया रहेगा, है ना। परंतु पोइटेस उस हवा को सुनना चाहती है, क्यों, क्योंकि उसको उस घर के अंदर जो हवा है ना, वो हवा भी आत्मीयता का फील कराती है, उसको वो हवा भी बहुत सूथिंग फील होती है, यानी आराम देने वाली फील होती है, उसको वो हवा सुननी है जो घर के अंदर शांत पड़ी है। और इन वाइल्ड डिस्पेयर, pick an armful of darkness to bring it here to lie behind my bedroom door like a brooding dog। और या फिर क्या करूं, इन वाइल्ड डिस्पेयर, वाइल्ड डिस्पेयर क्या होता है, यानी कि निराशा के भाव में, यानी कि मैं एक निराशा के भाव में जी रही हूँ, उस निराशा के भाव में कि और कुछ ना हो सके तो कम से कम क्या ले आऊं। देखो अगर मैं खिड़कियों के आर पार ना देख पाऊं, उस फ्रोजन हवा को ना सुन पाऊं, तो मैं बस एक झटपटाहट में, एक निराशा के भाव में क्या करूं, पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हेयर टू लाई, कि मैं एक मुट्ठी, आर्मफुल, एक मुट्ठी डार्कनेस ले आऊं, अंधेरा ले आऊं वहां से, टू ब्रिंग इट हियर, यहां पे ले आऊं, टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम डोर लाइक ए ब्रूडिंग डॉग, और उसको कहां पटक दूं, मेरे बेडरूम का जो दरवाजा है ना उसके पीछे पटक दूं, लाइक ए ब्रूडिंग डॉग। ब्रूडिंग डॉग यानी कि होता है कि लार टपकाता है एक तरीका सा, वैसा कुत्ता। अब लाइक ए ब्रूडिंग डॉग यानी कि एक पहरा देता हुआ कुत्ते के लिए बोल सकते हो आप ऐसा। वो ऐसा बोल रहे हैं कि जो मेरा बेडरूम है, बेडरूम का जो दरवाजा है, दरवाजा के पीछे की साइड में इस डार्कनेस को आके पटक दो, जिस तरीके से एक कुत्ता घर के दरवाजे के बाहर या कमरे के बाहर पहरेदारी करता है, क्यों, प्रोटेक्शन देता है मतलब अपने मालिक को। उसी तरीके से जो ये अंधकार है, जो मैं उस घर में से एक मुट्ठी अंधकार ले आऊं, मेरा मन करता है, और इस दरवाजे के, मेरे बेडरूम के दरवाजे के बाहर जाके रख दूं उस अंधकार को। वो ऐसा क्यों कह रही हैं, उनको लाइफ में इनसिक्योरिटी फील हो रही है ना। और ये जो डार्कनेस है ना, देखो उनकी लाइफ में, उनके घर में कितना ही उजाला हो, उनको वो उजाला क्या दे रहा है, इनसिक्योरिटी दे रहा है, यानी असुरक्षा का भाव दे रहा है। और जो ये डार्कनेस उस घर की, अपने ग्रैंड मदर के घर की जो डार्कनेस, अंधेरा है ना, वो उनको सुरक्षा का भाव देता है। अंधेरा वैसे भी प्रतीक किस बात का होता है, संशय का, डाउट का, डर का, इनका प्रतीक होता है ना। अब डाउट और डर कौन कहाँ रखता है, घर के दरवाजे के बाहर रखते हैं, ताकि बाहर से वो पहरा, मतलब जब घर के बाहर कुत्ता क्यों रखते हैं, ताकि लोग डाउट में रहे, डर में रहें कि अंदर में घुसा तो ये खा जाएगा, उस तरीके से। तो डाउट और डर को घर के बाहर रखते हैं, ताकि एक तरीके से आप बोल सकते हो वो पहरा दे रहा है। तो यानी वो डार्कनेस है, डार्कनेस मतलब डाउट और डर का प्रतीक, वो मैं घर के अपने मतलब रूम के बाहर रखूंगी, बेडरूम के बाहर रखूंगी, ताकि ये वहां पहरा दे सके और मुझे सुरक्षा का भाव दे सके। उसके लिए बोल रही है पोएट्री। समझ में आ गई होगी ये इमेज, कितनी प्यारी इमेज है कि मतलब डार्कनेस उठा के ले आऊं एक मुट्ठी और मेरे दरवाजे के बाहर रख दूं, कमरे के मतलब बेडरूम के दरवाजे के बाहर। अब इन्होंने ये बेडरूम का दरवाजा क्यों चूज किया है यहाँ पे, पता है, इसका एक मीनिंग बहुत स्ट्रांग हो सकता है, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा पोएम में तब बताऊंगा कि ये बेडरूम डोर ही क्यों यूज किया होगा कवित्री ने। वैसे तो उन्होंने पता नहीं क्या सोचा होगा, हम तो अपना आइडिया लगाएंगे, ठीक है। तो यू कैनॉट बिलीव, अब देखो आगे, यू कैनॉट बिलीव, यहां से पोएम का टोन चेंज हो गया है, किसके प्रति, पोएटिस के हस्बैंड के प्रति। वो अपने हस्बैंड को संबोधित कर रही है यहां से आगे। यू कैनॉट बिलीव, तुम्हें विश्वास नहीं होगा डार्लिंग, डार्लिंग मेरे प्रियतम,
तुम्हें विश्वास नहीं होगा, अपने डार्लिंग अपने हस्बैंड के लिए बोल रही है कि तुम्हें विश्वास नहीं होगा, कैन यू, क्या तुम विश्वास कर सकते हो, दैट आई लिव्ड इन सच ए हाउस, कि मैं एक ऐसे घर में रही थी। वो बता रही है कि अपने हस्बैंड के लिए कि क्या तुम भरोसा कर सकते हो कि मैं एक ऐसे घर में रही थी, एंड वॉज प्राउड, और मुझे गर्व था, एंड लव्ड, और मुझे प्यार भी मिलता था। मतलब मैं उस घर पे गर्व करती थी और उस घर वाले मुझ पे गर्व करते थे, और मुझे वहां प्रेम मिलता था। किसके लिए बोल रही है? उस घर के लिए बोल रही है। आई हु हैव लॉस्ट माई वे, परंतु अब क्या है, देखो यहाँ पर फिर से एलिप्सिस यूज हुआ है, डॉट डॉट डॉट, वॉज प्राउड एंड लव्ड, रुक गई कहते कहते। तो यहाँ फिर से एलिप्सिस यूज हुआ है कि यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग कैन यू दैट आई लिव्ड इन सच ए हाउस एंड वॉज प्राउड एंड लव्ड, आई हु हैव लॉस्ट माई वे, मैं वही इंसान हूं जो उस घर में रही, जिसको जहां पर सम्मान प्यार गर्व सब कुछ मिला। आई हु हैव लॉस्ट माई वे, वो वही व्यक्ति अब क्या हो चुकी है, अपना रास्ता खो चुकी है। लॉस्ट, अपना रास्ता क्या कर चुकी है, खो चुकी है। एंड बैग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर, रास्ता खो गई है इसीलिए तो अब कहाँ पहुंच जाती है वो, अजनबियों के घर, खुद के घर नहीं आती है। एंड बैग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर, अजनबियों के दरवाजे पे जाके क्या करती है, बैग, बैग यानी भीख मांगती है वो अजनबियों के दरवाजे पे, टू रिसीव लव, किसकी भीख मांगती है, प्यार की भीख मांगती है। देखो, क्योंकि इनका जो एक तरह से बोलते हैं मैरिड लाइफ थी ना, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। इनके अनुसार ये अपनी मैरिड लाइफ में बिल्कुल खुश नहीं थी, इनको अपने हस्बैंड से प्यार नहीं मिला, एक तरह से इनकी जो मैरिड लाइफ थी उसमें इनको लव नहीं मिला। तो वो बता रही हैं, वो कन्फेस कर रही हैं, वो लास्ट की दो लाइन कितनी ज्यादा स्ट्रांग है एक तरह से, कि एक औरत इस बात को एकदम खुले आम एक्सेप्ट कर रही है पोएट्री में कि दैट बोल सकते हैं कि आई वाज बैगिंग एट स्ट्रेंजर्स डोर, कि मैं एक तरीके से अजनबियों के दरवाजे पे जाके भीख मांग रही थी, किस चीज की, टू रिसीव लव, कि मुझे कहीं से प्यार मिल जाए। एट लीस्ट इन स्मॉल चेंज, एट लीस्ट इन स्मॉल चेंज। देखो, जब कोई भीख मांगता है, भिखारी आता है तो दरवाजे भीख मांगता है, बोलता है कि चाहे 1 रुपया दो, 2 रुपया दो, थोड़ा सा ही दे दो, तो थोड़े से के लिए भीख मांगता है। अब कोई आपसे हजारों करोड़ रुपए तो मांगेगा नहीं, है ना। तो वही बोल रही है कि मैं भीख मांगने जाती हूँ स्ट्रेंजर्स के डोर पे, तो क्या मांगती हूँ, प्यार मांगती हूँ, वो भी एटलीस्ट इन स्मॉल चेंज, की कोई थोड़ा सा ही दे दो। यानी कि उसको प्यार की लाइफ में प्यार की कमी बहुत ज्यादा खल रही है, और इस वजह से वो क्या हो गई है, अपनी मैरिड लाइफ को छोड़ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व हो गई है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी कि शादी के होने के बावजूद भी उसके दूसरे आदमियों के साथ में संबंध हो गए, वो इस बात को खुलेआम एक्सेप्ट कर रही है अपनी पोइट्री में। तो देखो, पोएम तो यहाँ खत्म हो गई है। तो जैसा मैंने बताया कि वे कन्फेशनल पोएट्स थी, कन्फेशनल का साफ साफ अंतर समझ मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि हाउ शी वाज कन्फेशनल, कि उन्होंने चीज एकदम कन्फेस कर ली। इस चीज को कौन कन्फेस करता है कि मेरे किसी और से संबंध है, कन्फेस नहीं करते हैं लोग, डरते हैं कि भाई उसके बाद समाज क्या सोचेगा, उसके घर वाले क्या सोचेंगे, उसके रिश्ते टूट जाएंगे, बहुत चीज हो जाएंगे ना, लोग उसे गंदी नजरों से देखेंगे। परंतु शी कन्फेस्ड इट इन हर पोएट्री, उन्होंने अपनी कन्फेस कर ली उसने अपनी बात अपनी पोएट्री में, कि वो उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहे, और वो प्यार के लिए दर दर भटकती रही, थोड़े से प्यार के लिए, क्योंकि उसको अपने पति से कभी मतलब एक तरह से बोल सकते हैं वो लव मिला नहीं उसके हस्बैंड से। तो इस चीज को उसने एंड में कन्फेस किया है। तो पोएम में कुछ सिमिलीज हैं, अच्छी खासी सिमिलीज इस्तेमाल किए हैं, कुछ मेटाफर्स हैं, स्नेक का मेटाफर यूज किया है, कोल्ड लाइक मून सिमिली हो गई है ना। तो इस तरह की सिमिली इसमें पोएम में है। बाकी मैं जब इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन समझाऊंगा तब और इसका डिटेल में समझाऊंगा कि भाई इसमें क्या क्या फिगर ऑफ स्पीच वगैरह इस्तेमाल किया है, एलिप्सिस यूज किया है 2 जगह, ठीक है। तो आपको और इमेजरी काफी अच्छी यूज की, जैसे हैंड आर्म फुल ऑफ डार्कनेस हो गई, चाहे ब्लाइंड विंडोज हो गई, ये इमेजेस हैं, काफी अच्छी इमेजरी यूज की गई है। फ्रोजन एयर, उसकी इमेजरी बहुत बढ़िया है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया पोएम? कोई डाउट? अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, सर ये लाइन समझ नहीं आई, ये वर्ड समझ नहीं आया, एक एक चीज पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगा, बताऊंगा वापस से कि ये समझ नहीं आया तो इसमें क्या अर्थ है इसका, ठीक है। तो ये जो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम थी, खुद की जीवनी पे थी, कन्फेशनल पोएम थी, विमेन बेस्ड पोएम थी, ये आपको समझ में आ जानी चाहिए वैसे तो। अगर नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, जैसे मैंने बताया आपको। मैं नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, टिल देन बाय बाय, सी यू सून।